हेलो फ्रेंड्स, मिशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम विजन आईएएस के 20 जनवरी वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि मैटी एंड अमेजन वेब सर्विसेज, इन दोनों ने क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब स्टैब्लिश करने का फैसला लिया है। हम जानेंगे इस लैब के बारे में। तो बेसिकली मैटी इन कोलैबोरेशन विद अमेजन वेब सर्विसेज, ये दोनों मिलकर लैब एस्टेब्लिश करेंगे सो दैट क्वांटम कंप्यूटिंग लेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एक्सेलरेट एंड प्रमोट किया जा सके, साथ ही साथ न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज को इनेबल किए जा सके। क्या बेनिफिट होंगे इस लैब के? तो दिस लैब विल प्रोवाइड क्वांटम कंप्यूटिंग एज ए सर्विस टू गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट एंड साइंटिस्ट, यानी कि जब ये लैब एस्टेब्लिश होंगे तो इसकी मदद से जो वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हैं या डिपार्टमेंट्स या साइंटिस्ट, इन्हें क्वांटम कंप्यूटिंग का सर्विसेज प्राप्त हो सकेगा। साथ ही साथ इट विल एडवांस रिसर्च इन एरियाज सच एज मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग। इट विल ऑल्सो हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज रैपिडली, यानी कि जब क्वांटम कंप्यूटिंग पर रिसर्च किए जाएंगे इस लैब में, तो क्या आगे के प्रॉब्लम्स क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़े हैं या फिर इनके क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो हार्नेस किए जा सकते हैं, इसको भी आइडेंटिफाई किए जा सकेंगे एज रैपिडली, एज वेल एज टेस्ट किए जा सकेंगे रियल वर्ल्ड चैलेंजेस से जुड़े सॉल्यूशंस को इन ए लो रिस्क एनवायरनमेंट। बात करें क्वांटम कंप्यूटिंग की, तो क्वांटम कंप्यूटिंग का मतलब सिंपली कहे तो एक कंप्यूटर दैट वर्क्स ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी, यानी कि डेवलपिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विच इज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी प्रिंसिपल। क्वांटम थ्योरी प्रिंसिपल एक फिजिकल यानी कि फिजिक्स का एक थ्योरी है जिसके तहत क्या होता है कि कोई भी मैटर या फिर एनर्जी के बिहेवियर को हम समझने की कोशिश करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, यानी कि एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल पर। और अगर डिफरेंस आइडेंटिफाई करें बिटवीन क्वांटम कंप्यूटर एंड ट्रेडिशनल कंप्यूटर विच वी यूजेस इन आवर होम्स, तो ये कन्वेंशनल कंप्यूटर जो होते हैं, यानी कि वैसे कंप्यूटर जो आप अपने घर में लाइक लैपटॉप्स या फिर कंप्यूटर्स यूज करते हो, वो कंप्यूटर्स जो भी इंफॉर्मेशन आप देते हो उन्हें, उन इंफॉर्मेशन को बिट्स में स्टोर करते हैं, और बिट्स में यानी कि जीरोस और वन के रूप में स्टोर किया जाता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर की बात करें तो वो क्यूबिट्स में यानी कि क्वांटम बिट्स में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, जिसमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर किए जाएंगे वो जीरोस या वंस या फिर जीरोस इन वंस बोथ एट द सेम टाइम। तो क्या डिफरेंस आ गया आपका क्वांटम कंप्यूटर में कि जीरोस इन वंस बोथ एट द सेम टाइम कैन बी यूटिलाइज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये जो क्वांटम कंप्यूटर है, ये टू की प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स पर वर्क करते हैं। वन इज सुपर इम्पोजिशन एंड अदर इज एंटेंगलमेंट। इंडिया में अभी क्वांटम कंप्यूटर डेवलप नहीं हो सके हैं, भारत में सुपर कंप्यूटर मौजूद है, लेकिन बजट 2020-21 के तहत 8000 करोड़ प्रपोज किए गए थे सो दैट नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेटअप किए जा सके। अगर बात करें सुपर इम्पोजिशन और एंटेंगलमेंट की, जो टू की प्रिंसिपल है क्वांटम फिजिक्स के, तो सुपर इम्पोजिशन का मतलब हुआ कि जो भी डाटा है क्वांटम बिट्स में यानी कि क्यूबिट्स में, उसको रिप्रेजेंट किए जाते हैं वन एंड जीरोस एट द सेम टाइम। एंटेंगलमेंट का मतलब हुआ कि क्यूबिट्स इन सुपर इम्पोजिशन इसको कोरिलेट किए जा सकते हैं एक दूसरे से, यानी कि स्टेट ऑफ वन, यानी कि ये जीरो भी हो सकते हैं या फिर वन हो सकते हैं, कैन डिपेंड ऑन स्टेट ऑफ अदर। तो प्रीलिम्स के लिए आपको क्या याद रखना है स्पेसिफिकली, तो क्वांटम कंप्यूटर का डेफिनेशन याद रखना है आपको। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि क्या डिफरेंस होते हैं क्वांटम कंप्यूटर और कन्वेंशनल कंप्यूटर में, उसमें भी आपको ये याद रखना है कि जो इंफॉर्मेशन स्टोर किए जाते हैं कन्वेंशनल कंप्यूटर में जीरोस या वंस, और जो क्वांटम कंप्यूटर में किए जाते हैं जीरोस वंस तो होते ही होते हैं, एज वेल एज जीरो वन बोथ एट द सेम टाइम होते हैं। ये डेफिनेशन आपको स्पेसिफिकली याद रखनी है।
और क्या याद रख सकते हो, तो हाँ, ये जो कोलेबोरेशन किए गए हैं ये अमेजन वेब सर्विसेज प्लस माइटी के बीच कोलेबोरेशन है इस लैब को इस्टेब्लिश करने के लिए। ये तीन चीज आप अच्छे से तैयार कर ले प्रीलिम्स के लिए, बिकॉज प्रीलिम्स 2021 इज अप्रोचिंग और मेरा वे ऑफ टीचिंग यही रहेगा कि हम प्रीलिम्स पर ज्यादा फोकस करें इस करंट अफेयर्स के माध्यम से, सो दैट आपको इजीनेस प्रदान हो सके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। इट इज अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेट अफेयर्स। उन्होंने एक पैनल गठित की थी, उस पैनल ने सजेस्ट किया है कि स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वाले न्यू कैटेगरी ऑफ कंपनी को क्रिएट किया जाए। तो ये जो न्यू कैटेगरी ऑफ एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्रिएट किए जाएंगे, दैट इज स्मॉल एलएलपी। तो क्या बेनिफिट होंगे इस स्मॉल एलएलपीज कैटेगरी वाले कंपनी को? तो ये जो कंपनी होंगे इनको लेसर कंप्लायंसेस फीस या पेनल्टीज फेस करने पड़ेंगे, यानी कि एज कंपेयर टू एलएलपी इनको लेसर कंप्लायंस या फिर लेस पेनल्टीज जो गवर्नमेंट लगाती है अगर आप वायलेट करते हो एलएलपी एक्ट को, तो कम पेनल्टी लगेगी। तो इससे पहले भी एक्सपर्ट पैनल बनाए गए थे डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एलएलपी एक्ट 2000 एक्ट के लिए। डीक्रिमिनलाइजेशन का मतलब यही हुआ कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, आपको पता होगा कि वेरियस कॉर्पोरेट्स या कंपनीज को तंग करते हैं कि आप कंप्लायंस नहीं कर रहे हो या फिर आप टाइमली फीस पेमेंट नहीं कर रहे हो या फिर जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन उसे नहीं फॉलो कर रहे हो। तो इस प्रकार के कारण जो कंपनियां हैं उनको परेशानियां झेलनी पड़ती थी। तो बेहतर ये होगा कि एलएलपी एक्ट के तहत जो भी प्रोविजंस है जो पेनलाइज करते हैं कंपनीज को, उसको डीक्रिमिनलाइज किया जाए। उसके लिए एक्सपर्ट पैनल पहले भी बनाए जा चुके थे, बिकॉज गवर्नमेंट मोर और लेस फोकस कर रही है कि कैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कंड्यूसिव बनाया जाए। तो अगर ये डिसीजन इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो क्या लाभ होंगे? इसकी मदद से ईज ऑफ लिविंग जो कॉर्पोरेट्स या फिर उससे कंसर्न स्टेक होल्डर्स है वो इनेबल हो सकेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि बिकॉज ऑफ सर्टेन कंप्लायंसेस इनको परेशानियां होती है, इनकम टैक्स ऑफिसर परेशान करते हैं, तो जब डीक्रिमिनलाइज किए जाएंगे तो डेफिनेटली ईज ऑफ लिविंग बढ़ सकेंगे कॉर्पोरेट्स के, यानी वो चैन की जिंदगी जी सकेंगे। साथ ही साथ स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर के लिए भी बेनिफिशियल होगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस को ये रिड्यूस करने में मदद करेगा। अगर हम एलएलपी की बात करें तो एक प्रकार से सिंपल डेफिनेशन में आपको बता दूं कि लेट्स से कि कोई अगर पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होते हैं कि अगर कोई नुकसान हुआ तो उस नुकसान को 50-50 झेलने पड़ेंगे। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होते हैं कि अगर कंपनी को कुछ नुकसान होता है बिकॉज ऑफ वन पार्टनर, जो दूसरे पार्टनर होंगे उसको इक्वल लायबिलिटी फेस नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि इनइक्वल लायबिलिटी फेस करनी पड़ेगी। सिंपली कहे तो लेट्स से कि 100 करोड़ का नुकसान हो गया तो हो सकता है एक पार्टनर को 30 करोड़ नुकसान ही सहने पड़े, दूसरे को 70 करोड़ सहने पड़े, और ये डिपेंड करते हैं कि क्या एग्रीमेंट इन पार्टनर्स के बीच हुई है। तो बेसिकली सिंपल शब्दों में यही है। बाकी आप देख लो, इट इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, यानी कि न्यू कंपनी टाइप भी होते हैं जो बेनिफिट देते हैं लिमिटेड लायबिलिटी का किसी भी कंपनी को, लेकिन it allows members the flexibility of organizing their internal management of the business of mutually agreed agreement as in the case of partnership form। तो जैसा मैंने बोला बस उसी का कुछ एक्सैजरेटेड वे में बताया गया है। आप मेरे डेफिनेशन को अच्छे से याद रखें, सिंपली वही मतलब होता है। और एलएलपी की बात करें तो वो गवर्न होते हैं स्पेशल एक्ट के माध्यम से, दैट इज कॉल्ड एलएलपी एक्ट 2008। और एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी यानी कि एक सेपरेट कंपनी होती है and is fully liable of its asset, but यहाँ देख सकते हो liability of partners is limited to their agreed contribution in their LLP। तो मैंने जो बताया वही बात कही जा रही है, और it limits the liability of partners as far as civil cases are concerned, यानी कि अगर कोई सिविल केसेस होते हैं कंपनी के खिलाफ तो हो सकते हैं एक पर्सन यानी एक पार्टनर ज्यादा लायबल हो दूसरा कम हो, या फिर एक लायबल पूरी तरीके से दूसरा लायबल हो ही ना, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन बनते हैं।
इन सच पार्टनरशिप पार्टनर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर अनदर मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस। आप देख सकते हो कि अगर एलएलपी बेस्ड कंपनी, तो जो पार्टनर्स होंगे, एक पार्टनर जो कुछ मिसकंडक्ट नहीं करते या दूसरे पार्टनर अगर वो मिसकंडक्ट करते, तो लायबिलिटी किसकी बनेगी? मिसकंडक्ट करने वाले पार्टनर्स की। बेस्ट एग्जांपल अगर एलएलपी की बात करें तो बाजीराव एंड रवि, वो एलएलपी कंपनी है एक प्रकार से। तभी आप देखते होंगे कि ये बाजीराव एंड रवि की वेबसाइट पे जाओ तो आप एलएलपी के रूप में वो रजिस्टर्ड होते हैं। अन्य क्या रिकमेंडेशन किए गए हैं पैनल के द्वारा? तो जैसा कि मैंने बात किया, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस जिसमें माइनर एंड टेक्निकल वायलेशन ऑफ एलएलपी एक्ट आती है, यानी कि अगर एलएलपी एक्ट के कुछ माइनर और टेक्निकल वायलेशंस होते हैं इन कंपनी के द्वारा, तो ऐसा ना हो कि उनको पूरा 100 साल का सजा दे दिया जाए, उनकी कंपनी बंद कर दी जाए, उनके चार्जेस एक्यूमुलेट किए जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज द बिजनेस एनवायरनमेंट। Earlier government has decriminalized 51 procedural and technical violations of the Companies Act 2013। अन्य क्या रिकमेंडेशन किए हैं? तो गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है by incorporating accounting and auditing standards for LLPs in law। LLPs should have more flexibility in their borrowing decision, यानी कि LLPs अगर बोरो करना चाहें उनको आप फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए। आप देख सकते हो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे रेस्ट्रिक्टेड है, बिकॉज प्रेजेंटली LLPs को अलाउ नहीं है कि वो कैपिटल रेज करे बाय इश्यूइंग देयर ओन डेब्ट सिक्योरिटी। सिंपल कहे तो अगर बाजीराव एंड रवि को पैसे रेज करने हैं, कैपिटल रेज करने हैं, तो वो डेब्ट सिक्योरिटी इश्यू करके रेज नहीं कर सकते बिकॉज दे आर एलएलपी। उनको पहले नॉर्मल कंपनी के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो पैसे रेज कर सकेंगे। प्रीलिम्स के लिए आपको क्या याद रखना है? प्रीलिम्स 2021 के लिए ये बस आप इतना पार्ट याद रखो, बस इतना एलएलपी का डेफिनेशन याद रखो और जो मैंने एग्जांपल बताए हैं एलएलपी के उसे याद रखो, और भी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज इसमें कमिटी के नाम भी नहीं दिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट वैक्सीन हेजिटेंसी राइजिंग अमंग द हेल्थ वर्कर्स एंड कोविड प्लेटफॉर्म जो है उसमें भी बहुत देखने को मिला है। तो वैक्सीन हेजिटेंसी का क्या मतलब होता है? सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कि हेजिटेंसी का क्या मतलब होता है, तो हेजिटेंसी का मतलब टू नॉट एक्सेप्ट। सो वैक्सीन हेजिटेंसी का क्या मतलब हुआ कि वैक्सीन अवेलेबल है, बीमारी भी मौजूद है, लेकिन फिर भी आप वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते। उसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं, में भी आपको कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं है या फिर अन्य फैक्टर्स हो सकते हैं। तो वैक्सीन हेजिटेंसी का मतलब यही हुआ कि इवन देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीनेशन सर्विसेज बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग टू वैक्सीनेट और यू आर रिफ्यूजिंग टू गेट वैक्सीनेटेड। और वैक्सीन हेजिटेंसी की बात करें तो एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर है एंड इट वेरीज अक्रॉस टाइम, प्लेस एंड वैक्सीन। आप सोच लीजिए जस्ट इसके 1 साल पहले जब ये बीमारी आई थी तो सब वैक्सीन की बात कर रहे थे कि कब वैक्सीन आएगा, लेकिन यही जब 1 साल गुजर गए और ये जो कोविड-19 के खौफ है जो मीडिया ने बना रखे थे ये निकल गए, तो अब वैक्सीन को लगवाने नहीं चाहते। और सेम मीडिया वैक्सीन के खिलाफ डर पैदा कर रही है, जस्ट लाइक उन्होंने डर पैदा किया था कोरोना के प्रति, एक हाहाकार जैसा सिचुएशन उन्होंने बना दिया था। तो ये डाटा आपको याद रखना है मेंस के लिए। अगर वैक्सीन हेजिटेंसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वैक्सीन हेजिटेंसी को वन ऑफ द 10 थ्रेट टू ग्लोबल हेल्थ डिक्लेयर किया था 2019 में। यानी कि डिस्पाइट बीमारी है लेकिन वैक्सीनेशन लगाए नहीं जा रहे, तो डिजीज ठीक कैसे होगा? डिजीज को स्प्रेड करने से रोका कैसे जाएगा? दैट्स व्हाई WHO ने ये डिसीजन या फिर ये टैग अनाउंस किए थे। तो वैक्सीन हेजिटेंसी के काउज होने के क्या कारण है? तो वेरियस फैक्टर हो सकते हैं, जिसमें इंडिविजुअल एंड ग्रुप फैक्टर्स होते हैं। लेट्स से कि आपने फास्ट में वैक्सीनेशन करवाए हो, उसके कुछ साइड इफेक्ट नजर आए हों और उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई वैक्सीन नहीं करवाना। एज वेल एज इम्प्रॉपर हेल्थ सिस्टम हो सकते हैं, या फिर जो वैक्सीन आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है उस पर आपको ट्रस्ट नहीं है। इट कैन बी कि उन्होंने प्रॉपर रिसर्च या फिर ट्रायल्स नहीं किए होंगे। जो दूसरा है कंटेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस, इसके तहत सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है कि जो कम्युनिकेशन और मीडिया क्रिएट करती है, किसके कारण ये साइड इफेक्ट्स हैं, इसके कारण वो साइड इफेक्ट्स हैं जो आजकल हो रहा है।
तो वो भी फैक्टर्स आते हैं, या फिर रिलीजियस, कल्चर, जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स ये भी हो सकते हैं, या फिर एनी वैक्सीन स्पेसिफिक इश्यू लाइक रिस्क बेनिफिट को एनालाइज किया तो पता चला रिस्क ज्यादा है, बेनिफिट कम है, या फिर मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उस पर ट्रस्ट नहीं है। तो ये सब कुछ अन्य फैक्टर है। लेकिन अगर कोविड-19 की वैक्सीन हेजिटेंसी की बात करें तो वो क्यों हो रही है, तो एक मेजर फैक्टर कहा जा रहा है कि जो मोटिव है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की टू प्रोड्यूस वैक्सीन मोर क्विकली देन नॉर्मल, इसके कारण कंपनी पर विश्वास ही नहीं किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा। दैट्स व्हाई वैक्सीन हेजिटेंसी है इवन इवन द स्कॉलर्स वो जनरेट हो रहे हैं। साथ ही साथ जो अन्य फैक्टर्स हैं वो मिसप्लेस्ड कंसर्न्स लाइक क्लिनिकल ट्रायल जो एक्चुअली किए जाने चाहिए, नंबर ऑफ पेशेंट पर जो किए जाने चाहिए और जो टाइम फ्रेम होने चाहिए वो भी फॉलो नहीं किए गए हैं। स्पेशली अगर हम भारतीय वैक्सीन की बात करें, जिसे अभी इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन दे दी गई, तो इनके तो अभी तक क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट तक नहीं आए हैं। दैट्स व्हाई वैक्सीन हेजिटेंसी डेवलप हो रही है। और जो हमारा कोविन प्लेटफॉर्म है जो रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहा है या करता है मास इम्यूनाइजेशन ड्राइव का, जिसमें भी टेक्निकल डिसरप्शंस देखने को मिल रहे हैं। और कोविन प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा किए जाते हैं। और कोविन प्लेटफॉर्म की मदद से जो भारत की जो कोविड-19 इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ड्राइव चल रही है उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। जस्ट लाइक कि बेनिफिशियरीज रजिस्टर होते हैं इसके माध्यम से, साथ ही साथ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कितने वैक्सीन पहुंच रहे हैं, कितने को मिला है नहीं मिला, सारे डाटा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर किए जाते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखना है आपको, वैक्सीन हेजिटेंसी का डेफिनेशन याद रखें, और ये जो कोविन की बात की गई है यानी कोविन प्लेटफॉर्म किसके द्वारा ऑन किए जाते हैं और क्या ऑब्जेक्टिव है कोविन का, ये आप याद रखें। इसके अलावा आप छोड़ सकते हो मेंस के लिए, क्योंकि मेंस पर जो क्वेश्चन बनते हैं व्हाट इज वैक्सीन हेजिटेंसी, व्हाट आर द फैक्टर दैट लीड्स टू वैक्सीन हेजिटेंसी, ये क्वेश्चन बनते हैं। बट प्रीलिम्स पर आपको फोकस करना है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रीलिम्स क्लियर नहीं होते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। इट इज अबाउट आरबीआई। उन्होंने हाल ही में डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की लिस्ट जारी की है। तो हम बात करेंगे क्या मतलब है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का। तो आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये 3 बैंक, इनको बेसिकली डीएसआईबी के कैटेगरी में फिर से रिटेन कर रखा है। यानी कि पहले से ही ये 3 तो थे, कोई नया एडिशन नहीं हुआ है, इस बार भी ये 3 ही है। और आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखने हैं कि डीएसआईबी का सिंपल सा मतलब कहें तो वैसे बैंक जो कंसीडर किए जाते हैं कि दे आर टू बिग टू फेल, यानी इतने बड़े हैं, इतने ज्यादा इनके पास कैपिटल है, मनी है कि ये कभी फेल ही नहीं हो सकते। एक प्रकार से एटीट्यूड बढ़ जाता है और भविष्य में हो सकते हैं कि बिकॉज ऑफ सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव लीकेजेस ये फेल हो जाए। तो अगर डीएसआईबी को गवर्न करने के लिए हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, डीएसआईबी फ्रेमवर्क 2014, इसके तहत मैंडेटरी है आरबीआई को कि वो उन बैंकों के नाम को डिस्क्लोज करे जिसे डीएसआईबी घोषित किया जाता है। डीएसआईबी सिग्निफाइज सम बैंक्स विच आर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इट कैन बी बिकॉज ऑफ देयर साइज की मोर एंड मोर एरियाज में ये बैंक फैले हुए हैं। क्रॉस ज्यूरिडिक्शनल एक्टिविटीज, यानी कि वेरियस स्टेट्स में इनके ब्रांचेज अवेलेबल है, इवन फॉरेन कंट्रीज में इनके ब्रांचेज अवेलेबल है, अपनी एक्टिविटीज वहां पर भी करते हैं। इट कैन बी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट, यानी कि इसको रिप्लेस करने वाला कोई बैंक नहीं हो सकता। दूसरा, डोमेस्टिक या ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस, तो ये सब फीचर्स होते हैं एक प्रकार से डीएसआईबी के। और अगर हम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी की बात करें तो वैसे बैंक जिनके एसेट्स एक्सीड हो जाते हैं 2% ऑफ जीडीपी, यानी कि द बैंक्स एसेट एक्सीडिंग 2% ऑफ जीडीपी, तो उन्हें आप डीएसआईबी की कैटेगरी में रखोगे। 2010 में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 आपको भी पता हुआ आया था, तो उसके बाद रिकमेंड किए थे कि जो भी मेंबर कंट्रीज है
उनको एक फ्रेमवर्क लाने की जरूरत होगी, जो भारत ने भी बनाए हैं। आप देख सकते हो DSB फ्रेमवर्क 2014 to reduce risks attributable to the systematically important financial institution in their jurisdiction. तो इन रेस्पॉन्स बासेल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, इन्होंने फ्रेमवर्क लाया था 2011 में कि क्या क्या प्रोविजन होने चाहिए DSIB के लिए फॉर आइडेंटिफाइंग ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। तो फ्रेमवर्क लेके आए थे। उसके बाद भारत ने इस फ्रेमवर्क के आधार पर अपने यहाँ फ्रेमवर्क डेवलप किया था। और अगर हम बात करें बासेल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, तो इन्होंने आगे सारे मेंबर कंट्रीज के लिए मैंडेटरी किया था कि ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपके यहाँ होने चाहिए अगर आपको DSIB के मैटर को डील करना है या फिर उन्हें फेल होने से बचाना है। अब इम्पोर्टेंट बात ये समझना होगा कि ये जो DSIB है यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, ये किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज इनके साइज, इनके कस्टमर्स, इनके ऊपर जो डिपेंडेंसी है गवर्नमेंट की या फिर कंपनी की इतनी ज्यादा होती है कि इनके बिना काम नहीं चल सकता। काफी ज्यादा ये लैंडिंग एक्टिविटीज करते हैं। तो अगर ये फेल हो जाते हैं तो जो कस्टमर है उनके पैसे चले गए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, कंपनीज को लोन लेने हैं, वो लोन कहाँ से लेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इंटरनेशनल लेवल पर रेपुटेशन किसी भी देश की खराब हो सकती है, तो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे। तो इसीलिए जरूरी होता है कि ऐसे बैंकिंग का हायर सुपरविजन हो सके। दैट्स व्हाई दे आर सब्जेक्टेड टू हायर सुपरविजन, क्योंकि अगर ये फेल हो गए तो पूरी इकोनॉमी फेल हो जाएगी एंड इट कैन ब्रिंग सिग्निफिकेंट डिसरप्शन टू बैंकिंग सिस्टम एंड ओवरऑल इकोनॉमी। इट आल्सो इंडिकेट्स कि इन केस ऑफ डिस्ट्रेस गवर्नमेंट इन बैंकों को सपोर्ट करे और इन्हें फिर से रेनोवेट करके तैयार किया जा सके, हेल्दी बनाया जा सके। तो प्रीलिम्स 2020 के लिए क्या याद रखना है कि DSIB के डिफिनीशन याद रखिए, और ये जो टू बिग टू फेल वाली डिफिनीशन है DSIB में, इसको तो याद रखने। और ये जो 3 बैंक्स हैं ये आपके जबान पर होने चाहिए कि ये 3 बैंक जो DSIB के कैटेगरी में आते हैं। और फिर आप क्या याद रखोगे, ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसे याद रखना है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के बारे में आप नेट पर सर्च कर लो, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और बस इतना सफिशिएंट है, बाकी मेंस के लिए आप तैयारी कर सकते हो, लेकिन प्रीलिम्स के लिए इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे अगर DSIB पे आते हैं तो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने व्हाट्सएप को कहा है कि ये जो आपने नए प्राइवेसी पॉलिसी लाए हैं इसको आप ड्रॉप करिए। आपको पता होगा कि व्हाट्सएप हाल ही में न्यू प्राइवेसी पॉलिसी लाया था, जिसके कारण विश्व भर में इसका विरोध हुआ था बिकॉज ऑफ द सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन जो ये प्राइवेसी की बात करता है। आपको सिंपली ये बताएं कि क्या इश्यू था। तो बेसिकली मार्क जुकरबर्ग है, उसकी 2 कंपनी है, आपको पता है, एक व्हाट्सएप है, एक फेसबुक है, इंस्टाग्राम भी है, लेकिन इन दोनों पे फोकस करिए। तो बेसिकली व्हाट्सएप से जो डाटा जनरेट होते हैं उसमें पर्सनल डाटा होते हैं, जिसमें आप फोटो वीडियो शेयर करते हो या फिर चैटिंग शेयर करते हो या फिर जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के डिटेल्स है वो सब शेयर करते हो, अपने इमोशन शेयर करते हो। तो ये सब जो डाटा है, अभी तक क्या था कि फेसबुक या फिर अन्य थर्ड पार्टी कंपनी इन डाटा को एक्सेस नहीं कर सकती थी, इवन फेसबुक भी एक्सेस नहीं कर सकती थी। लेकिन ये जो नए प्राइवेसी नॉर्म्स लाए जा रहे हैं फेसबुक के द्वारा या फिर व्हाट्सएप के द्वारा, इसके तहत जो भी डाटा जनरेट किए जाते हैं व्हाट्सएप में वो शेयर किए जा सकते हैं फेसबुक के पास या फिर इंस्टाग्राम के पास या कोई अन्य थर्ड पार्टी के पास। तो ऐसे में तो प्राइवेसी का ब्रीच हो गया ना। कुछ भी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर दोगे, किसी को कंट्रोल कर सकते हो, लोकेशन शेयर कर सकते हो, इट कैन इन्फ्लुएंस द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल। तो हाउ कैन दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इंट्रोड्यूस किए जाए, खासकर भारत में जहां राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है और गवर्नमेंट तक कोई अधिकार नहीं है कि वो प्राइवेसी को ब्रीच करे। और आप एक मल्टीनेशनल कंपनी होकर हमारे देश में आकर हमारे देश से अर्न कर हमारे ही पॉलिसी प्राइवेसी को वायलेट करते हैं, हमारे खिलाफ ही नियम आप लेकर आते हो, तो डेफिनेटली
ऐसा नहीं चलेगा। और मैटी ने बेसिकली इसीलिए न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को ड्रॉप डाउन करने की बात की थी। फिलहाल फेसबुक ने या फिर व्हाट्सएप ने इसे स्टॉप या फिर हॉल्ट पर कर दिया है और कहा गया है कि मई में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे विद सर्टेन अपडेशन। तो हम बात करते हैं कंटेक्स्ट की। तो क्या कंटेक्स्ट है? तो मैती ने कहा है कि जो प्रपोज्ड कंसोलिडेशन ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यानी कि जो प्राइवेसी लॉ लाए गए हैं व्हाट्सएप के द्वारा, ये इंडियन सिटीजन को सिक्योरिटी रिस्क पोज करते हैं। तो मैंने बताया कि इससे पहले व्हाट्सएप ने यूजर्स को नोटिफाई किए थे कि ये जो है मेटा डाटा कलेक्ट कर सकेंगे। यानी कि मेटा डाटा का मतलब ये हुआ कि डाटा दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अदर डाटा। सिंपली अगर कहें तो व्हाट्सएप के चैटिंग से जो डाटा जनरेट होंगे स्पेसिफिकली बिजनेस अकाउंट्स वाले, उनको शेयर किया जा सकेगा अदर फेसबुक कंपनीज के द्वारा। तो कहीं ना कहीं पॉलिसी इसेंशियली टेक्स अवे द चॉइसेस यूजर्स है ना, कि हमें अलाउ होना चाहिए ना कि हम किसके साथ डाटा शेयर करें, कितने अमाउंट में करें, कितने टाइम के लिए करें, कि आप एक पॉलिसी बनाए और सारे के सारे डाटा का कंट्रोल आपके पास चला जाए। तो ऐसा तो नहीं होगा। करंट स्टेटस क्या था जब तक ये पॉलिसी नहीं आई थी? तो जब तक ये पॉलिसी नहीं आई थी तो जो डाटा है व्हाट्सएप वाले उसको शेयर नहीं किए जाते थे फेसबुक के पास या फिर अदर थर्ड पार्टी एप्स के पास। तो जो ऑब्जेक्शन रेज किए गए हैं मैटी के द्वारा, तो आप देख सकते हो ये इसलिए भी किए गए हैं कि एक तरफ हमारा पार्लियामेंट पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल लाने का प्रयास कर रहा है और दूसरी तरफ आप प्राइवेसी पे प्राइवेसी वायलेट करने का प्रयास कर रहे हो। और मैंने पीडीपी बिल की बात करें तो ये प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डाटा ऑफ इंडिविजुअल यानी कि भारतीय सिटीजन या फिर जो सिटीजन इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उनके जो पर्सनल डाटा है, डेबिट कार्ड या फिर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, उन डाटा को प्रोटेक्शन प्रदान की जा सके, फ्रेमवर्क क्रिएट किया जा सके फॉर प्रोसेसिंग सच डाटा एंड एस्टैब्लिशमेंट डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी फॉर द पर्पस। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हो व्हाट्सएप की जो ड्यू नेचर, एक तरफ वो इंडिया के लिए डिफरेंट प्राइवेसी नॉर्म्स ले आ रहा है और यूरोपियन यूनियन के लिए डिफरेंट प्राइवेसी नॉर्म्स ला रहे हैं। यूरोपियन यूनियन में क्या है कि जो व्हाट्सएप है वो लीगल यानी कि वहाँ के लॉ में लिखा हुआ है कि वो शेयर नहीं कर सकते डाटा को, व्हाट्सएप डाटा को फेसबुक के साथ, बिकॉज इट विल वायलेट द प्रोविजन ऑफ GDPR। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये न्यूज में रहते हैं किस देश से एसोसिएटेड, तो यूरोपियन यूनियन से एसोसिएटेड है और ये रेगुलेशन बेसिकली यूरोपियन यूनियन का लॉ है जो डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी के क्षेत्र में वर्क करता है। एक्सपेक्टेशन टू वैल्यू प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेसी एंड कंसेंट एज लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट पुट्टास्वामी जजमेंट। आपको पता होगा पुट्टास्वामी जजमेंट 2018 में आई थिंक की दी गई थी, जिसमें प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना गया था। कंपनीज ऑल और नथिंग अप्रोच एज इट टेक्स अवे एनी मीनिंगफुल चॉइस फ्रॉम इंडियन यूजर्स। तो ये सब बातें हैं। प्रीलिम्स के लिए आपको क्या याद रखना है, तो आई थिंक ऐसा कुछ तो है नहीं जो इसमें आपको याद रखना है। ये मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, ये याद रखोगे कि जो पुट्टास्वामी केस है यानी कि 2018 में जो पुट्टास्वामी जजमेंट आया वो राइट टू प्राइवेसी के ऊपर है, जिसमें राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है और राइट टू प्राइवेसी एक प्रकार से कह सकते हो कि सब राइट है आर्टिकल 21 का। आप हमें बताइए आर्टिकल 21 डील्स विद, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। तो यहाँ डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क अगर भारत में बात करें तो वी हैव राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट, और जो पुट्टास्वामी जजमेंट में दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है सब्जेक्ट टू सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। आपको पता है कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन तो होते ही होते हैं जब फंडामेंटल राइट इम्पोज किए जाते हैं। लेकिन आप हमें बताइए कौन से फंडामेंटल राइट है जिस पर कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं है? आपने सही सोचा, राइट टू अनटचेबिलिटी, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। The next is Information Technology Act 2000. Section 43A of IT Act 2000 protects user data from misuse, but it is applicable to only corporate entities and not on government agency. अगर हम बात करें नेक्स्ट फ्रेमवर्क की तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स एंड सेंसिटिव पर्सनल डाटा इंफॉर्मेशन रूल 2011
तो ये जो रूल है डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव पर्सनल डाटा और इन्फॉर्मेशन ऑफ ए पर्सन। तो प्रीलिम्स के लिए बस आप ये जजमेंट याद रखिए पुट्टास्वामी वाला, और आर्टिकल 21 का ही पार्ट है राइट टू प्राइवेसी, ये भी आपको बिल्कुल कंठस्थ याद रहने चाहिए। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द शॉर्टर लिस्ट। इट इज अबाउट क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो। सिंपली अगर कहें तो क्या मतलब होता है क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो? तो क्रेडिट का क्या मतलब हुआ? लोन, यानी कि बैंकों से जो लोन लिए जाते हैं या फिर एनबीएफसी या फिर जो अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहां से लोन लिए जाते हैं कंपनी के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप उसे क्रेडिट कहते हो। तो बेसिकली क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो मेजर्स की जो क्रेडिट का इन्वायरमेंट है एज कम्पेयर टू जीडीपी कितना है। अगर हाइयर क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो है तो इसका मतलब कम जो हमारी जो हमारी इकोनॉमी है वो वेल परफॉर्मिंग है, और डेवलप्ड कंट्री के जो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो होते हैं वो काफी हाइयर होते हैं। तो क्या कंटेक्स्ट है? तो आप देख सकते हैं इंडिया की जो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो है वो 56% है, और अगर हम एडवांस इकोनॉमी की बात करें तो जो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो उन देशों का 150 to 200% के रेंज में आती है। आप देख सकते हैं भारत की क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो कितनी कम है, यानी कि आज भी कहीं ना कहीं जो बिजनेसेस है, इंडियन बिजनेसेस, वो क्रेडिट पर काम नहीं करती है, अपने खुद के कैपिटल पे काम करती है, ये इंडिकेशन दे रहा है। तो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो बेसिकली आपको पता होनी चाहिए जब इकोनॉमिक बूम पीरियड होते हैं। इकोनॉमिक बूम पीरियड यानी कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है, डिमांड काफी ज्यादा है, तो इकोनॉमिक बूम पीरियड कहते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी काफी ज्यादा है। तो जब बूम पीरियड रहता है तो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो राइज होते हैं डेफिनेटली, तब कंपनीज लोन लेना चाहेंगी, बिजनेस एक्सपेंड करना चाहेंगी, तो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो तो हाइयर होंगी। लेकिन जब इकोनॉमिक डाउनटर्न रहते हैं, स्लो डाउन रहते हैं, जहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट नहीं होते हैं, डिमांड है नहीं, तो बिजनेसेस लोन क्यों लेना चाहेंगे? दैट्स व्हाई इकोनॉमिक डाउनटर्न में क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो कम होते हैं। क्रेडिट टू जीडीपी गैप की बात करें तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो एंड इट्स लॉन्ग टर्म ट्रेंड, एंड इट इंडिकेट्स कि एक्सेसिव क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है इकोनॉमी में, सिस्टम वाइड रिस्क एज ए प्रिकर्सर टू क्राइसिस। बासिल 3 नॉर्म्स आपको पते होने चाहिए, बैंकों को एक प्रकार से बैंकक्रप्ट होने से बचाता है, फेल्यूर होने से बचाता है, और ये सर्टेन नॉर्म्स होते हैं जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। आप हमें बताइए कि वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन है? BIS, कुछ याद आ रहा है आपको? तो बासिल 3 norms uses gap between credit to GDP ratio and long term trend as a guide for setting counter cyclical capital buffer। काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर क्या होते हैं? वैसे कैपिटल बफर मतलब हमने सर्टेन कैपिटल बफर के रूप में रखा है, सो दैट अगर सिस्टमेटिक वल्नरेबिलिटीज बैंकिंग सेक्टर में आती है तो सिस्टमेटिक वल्नरेबिलिटी से लड़ा जा सके, बैंकों की हेल्थ ना डिटेरिएट हो। दैट्स व्हाई हमें स्पेसिफिकली काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर्स मैनेज करने पड़ते हैं बैंकों को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, इसके बारे में। तो दिस एक्ट बेसिकली इंटेंड्स टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड सेफ्टी इन द मार्केट फॉर कंज्यूमर्स ऑफ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट, यानी कि जो कंज्यूमर ऑफ मतलब जो रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है हाउसिंग सेक्टर से संबंधित, तो उनमें ट्रांसपेरेंसी आए, सेफ्टी आए, सो दैट बिलीव किए जा सके, बिलीव सिस्टम बने कि हाँ हमें ठगा नहीं जाएगा, प्रॉपर प्राइस पे हमें प्रोडक्ट्स या फिर हाउसेस मिल जाएंगे। तो क्या कंटेक्स्ट है? तो बेसिकली सेक्टोरल रेगुलेटरी मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है। 7th शेड्यूल की बात करें बेसिकली रेरा एक्ट के, तो इट गिव्स स्टेट्स यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार देते हैं कि वो लेजिस्लेट कर सकते हैं, यानी कानून बना सकते हैं ओवर लैंड राइट्स इन और ओवर लैंड एंड कोलोनाइजेशन। रेरा however has been enacted by the center by power vested in the concurrent list। तो रेरा बेसिकली कंकरेंट लिस्ट में आता है, दैट्स व्हाई सेंटर ने इनेक्ट किए हुए हैं इसे, एंड डील्स विद कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टी। बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेट कर सकते हैं कंकरेंट मैटर्स में। आपको पता होते हैं 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टेट लिस्ट, फेडरल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में ओनली स्टेट गवर्नमेंट हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज, और ये जो आपका फेडरल लिस्ट होता है यानी कि यूनियन लिस्ट, ओनली यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉज,
और जो कंकरेंट लिस्ट होते हैं बोथ स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ। आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, अगर कंकरेंट लिस्ट में के तहत अगर किसी मैटर पर बोथ सेंट्रल और स्टेट कानून बनाती है तो किसके कानून एप्लीकेबल होंगे और किसके कानून रिजेक्ट हो जाएंगे। तो मैंने बताया आर्टिकल 254 प्रोवाइड्स दैट सेंट्रल लॉज विल प्रिवेल ओवर स्टेट लॉज और मैटर्स इन कंकरेंट। देख लीजिए आपको आंसर यहीं पे मिल गया 254 के तहत कि अगर कंकरेंट लिस्ट पे कानून बनाए जाते हैं तो स्टेट लॉज के द्वारा बनाए जाते हैं या फिर सेंट्रल लॉज के द्वारा बनाए जाते हैं तो सेंट्रल लॉज विल प्रिवेल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट वैक्सीन डिप्लोमेसी। तो इंडिया अब ऑफिशियली अपना वैक्सीन डिप्लोमेसी शुरुआत कर दिया है। वैक्सीन डिप्लोमेसी यानी कि विनिंग द हार्ट ऑफ देयर विनिंग द हार्ट ऑफ द नेशंस या फिर नेबरिंग कंट्रीज बाय सप्लाइंग मेड इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन टू इट्स नेबरिंग एंड की पार्टनर कंट्री। तो भूटान इन्वॉल्व विच इनको विल बी फर्स्ट टू गेट द वैक्सीन। उसके बाद बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार तो सबको दिए जाएंगे, सेशल्स को भी दिए जाएंगे। सेशल्स का लोकेशन आप मैप पॉइंटिंग के लिए जान ले कहां पर है, इंडियन ओशियन में है। और अगर हम बात करें इन देशों के, तीन देशों के बॉर्डरिंग कंट्रीज को आपको कंठस्थ याद होने ही चाहिए। वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात करें तो एक प्रकार से ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी है जो रिलाई करते हैं ऑन द यूज और डिलीवरी ऑफ वैक्सीन। ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी की ही अगर हम बात करें तो refers to both system of organization and to communication and negotiation process जो global policy environment को सेव करती है in the field of health and determinant. Let's move to the next news, it is about पराक्रम दिवस। तो क्या कंटेक्स्ट है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो बर्थ डेट है यानी कि 23 जनवरी एवरी ईयर उसे पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किए जाए। अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की तो आपको याद रखने काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए। और ही वाज द वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। और नेताजी या एक प्रकार से प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं आईएनसी के। हरिपुरा सेशन बिल्कुल याद रखना है और त्रिपुरा सेशन। और त्रिपुरा सेशन में उन्होंने रिजाइन दे दिया था, आपको पता होगा, बिकॉज ऑफ कंफ्लिक्ट अकर्ड बिटवीन द महात्मा गांधी एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस व्यू पॉइंट्स। 1939 में बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था विच वाज ए फ्रैक्शन विद इन द एनआईसी यानी कि आईएनसी के ही तहत ये ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था विच वाज एम्ड एट कंसोलिडेट द पॉलिटिकल लेफ्ट। और 1943 में इन्होंने आजाद हिंद फौज को ऑर्गेनाइज किए थे सिंगापुर में। और उसके बाद आपको पता है कि 3 नारे दिए गए थे, दिल्ली चलो का नारा है और 2 क्या थे आप हमें बताइए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, गुरु गोविंद सिंह जयंती। क्या कंटेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह बेसिकली 10th गुरु है सिखिज्म के जिनका जन्म स्थल पटना है। 1666 में इनका जन्म हुआ था टू माता गुजरी एंड गुरु तेज बहादुर। गुरु तेज बहादुर इनके पिताश्री थे और ये 99th गुरु थे एक प्रकार से कह सकते हैं। और जब वे 9 years old थे तो हिज फादर वाज किल्ड। आपको भी पता है कि गुरु तेज बहादुर जी को औरंगजेब ने एक प्रकार से किल कर दिया था बिकॉज गुरु तेज बहादुर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इस्लाम। उसके बाद ही बिकेम द प्रोटेक्टर ऑफ द सिख। ही न्यू पर्शियन, अरेबिक, संस्कृत, पंजाबी एंड ऑथर्ड दशम ग्रंथ। ये याद रखना है, दशम ग्रंथ इनके द्वारा कंपोज किया गया गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। 1699 में ही इंस्टीट्यूशनलाइज 5 केस यानी कि खालसा केस, कांघा, कारा, कृपन, कचेरा। और 1708 में ही डिक्लेयर गुरु ग्रंथ साहिब एज द फाइनल सिख गुरु। तो ये याद रखने। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट सोमनाथ टेम्पल। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने इनको बेसिकली चेयरमैन ऑफ सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट के रूप में अपॉइंट किया गया है। बात करते हैं सोमनाथ टेम्पल की। तो सोमनाथ टेम्पल प्रभास पतन नियर वरवल इन सौराष्ट्र गुजरात में लोकेटेड है। सिंपली आपको याद रखना है सोमनाथ टेम्पल प्रभास पतन रीजन में लोकेटेड है गुजरात में। और इट इज कंसिडर्ड फर्स्ट अमंग द 12 ज्योतिर्लिंगा श्राइन्स ऑफ शिवा। और प्रेजेंट टेम्पल इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया था चालुक्यन स्टाइल में। और ये याद रखना है चालुक्यन स्टाइल का टेम्पल है एंड कंप्लीटेड इन मई 1951 बाय वल्लभ भाई पटेल।
दिस साइट इज कंसिडर्ड टू बी त्रिवेणी संगम। इस साइट को त्रिवेणी संगम कहा जाता है बिकॉज 3 रिवर कन्फ्लुएंस करते हैं, कपिला, हिरन और सरस्वती। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट गुरुराजदा अप्पा राव। तो क्या बेसिकली इंफॉर्मेशन है, तो ये तेलुगु पोएट, राइटर एंड सोशल रिफॉर्मर रह चुके हैं और इन्होंने बेसिकली जेंडर इक्वलिटी के फील्ड में खूब लेखन किया, एज वेल एज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड कॉम्युनल प्रेजुडिस के खिलाफ इन्होंने काफी ज्यादा लिखा। और हिज वर्क इंक्लूड्स कन्या शुल्कम, याद रखना है आपको, कन्या शुल्कम, इसे तो कम से कम याद ही रखिए। अनदर इज देशमुरु, प्रेम चुमना, कोंडू भत्तयमुन, पेड़ा मशेदु, मी परमिटी उथड़ी बोम पूर्णमा। तो ये सब आप याद ना, 1-2 आप याद रख सकते हो बस। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की न्यूज। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।